Good morning, all of you. This is Jyoti Khanna with a new chapter, Chapter 3, Census and Sample Method. Census and Sample Method of Collection of Data. इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. इस चैप्टर में हमने सेंसस मेथड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था. टुडे टॉपिक इज सैम्पल मेथड. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सैम्पल मेथड. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे सैम्पल मेथड क्या होता है. कि सैम्पल मेथड मीन्स इट इज़ द मेथड इन विच डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम फ्यू आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन. ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो पॉपुलेशन की कुछ आइटम्स को कलेक्ट करके उसके थ्रू जो डाटा कलेक्शन का प्रोसेस किया जाएगा दैट टर्म इज़ कॉल्ड सैम्पल मेथड. ऐसी टर्म को हम सैम्पल मेथड कॉल करते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें मैंने दिए है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को ब्लड टेस्ट करवाना है तो वो फ्यू ड्रॉप्स के थ्रू ही अपने ब्लड टेस्ट को करवाता है. कंप्लीट ब्लड डोनेट करके उसके थ्रू ब्लड टेस्ट करवाना पॉसिबल नहीं है. तो जो ये सैम्पल मेथड है ये मोस्टली वहीं पर अप्लाई किया जाता है, वहीं पर चूज़ किया जाता है जहाँ पर एक तो कंप्लीट डाटा की स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता. सेकेंडली जहाँ डाटा लार्ज स्केल का होता है, कंप्लीट या फिर जिसका लार्ज स्केल होगा, इट मीन्स जहाँ पर सेंसस मेथड अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा. तो ऐसे में हम कुछ आइटम्स को चूज़ करके उसके बेस पर जो सर्वे किया जाएगा वही ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अप्लाइड माना जाता है. तो ऐसी टर्म क्या होती है, सैम्पल मेथड कहलाती है. फॉर एग्जांपल जब कोई हाउसवाइफ कुछ फूड कुक करती है तो वो बजाय कि सारे खाना को टेस्ट करने के वो उसमें से थोड़ा सा कुछ टेस्ट कर लेती है, कोई वेजिटेबल में से, दाल में से. इट मीन्स जैसा उसका टेस्ट है कंप्लीट जो बाकी की जो दाल या सब्ज़ी है उसका भी सेम टेस्ट होगा. तो ये जो मेथड अप्लाई किया जाता है इस मेथड को हम सैम्पल मेथड बोलते हैं. इसके लेकिन कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हैं कि सैम्पल मेथड कहाँ कहाँ पर इसके कुछ बेनिफिट्स देता है और क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं. तो फर्स्ट इसके हम पहले मेरिट्स डिस्कस करेंगे. सैम्पल मेथड के मेरिट्स क्या क्या है. नंबर 1 इज़ इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल का मीनिंग होता है कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व होती, इसको हम इकोनॉमिकल टर्म यूज़ करते हैं. तो जो सैम्पल मेथड है वो इकोनॉमिकल है, मोर मनी यूज़ नहीं होती. रीज़न क्योंकि इसमें फ्यू आइटम्स की टेस्टिंग होती है, तो फ्यू आइटम्स की टेस्टिंग में कंपैरेटिवली लेस कॉस्ट इनकर होती है. सेकेंड इज़ टाइम सेविंग. इसमें टाइम का सेव होता है. फॉर एग्जांपल सपोज अगर 100 पीपल की स्टडी करनी है तो 100 पीपल पे सपोज हर पर्सन पे 5 मिनट्स भी यूज़ हो रहे हैं, तो इट मीन्स 100 पीपल की स्टडी करने में 500 मिनट्स यूज़ होंगे. लेकिन सपोज उसमें से सैम्पल चूज़ कर लिया कि 100 पीपल में से ओनली 20 पीपल सैम्पल चूज़ किया और 20 पीपल की स्टडी होगी, तो नेचुरली अगर एक पर्सन पर 10 मिनट यूज़ हो रहे हैं तब भी 20 पीपल पे ओनली 200 मिनट्स यूज़ होंगे. तो नेचुरल है कि जो सैम्पल मेथड है ये इकोनॉमिकल भी होगा, यानी कि इसमें लेस कॉस्ट यूज़ होगी, टाइम सेव होगा. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर पॉसिबल है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे पॉसिबल है कि अगर हम एक ही टाइम में सारी सपोज एक पॉपुलेशन में यानी कि टोटल यूनिट्स 100 है, 100 की स्टडी करते हैं तो उसमें एरर का एनालिसिस करना, उसको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता. लेकिन 100 में से हमने पहले सिर्फ 10 सैम्पल चूज़ किए. अगर हम सिर्फ 10 लोगों की या 10 सैम्पल्स की स्टडी कर रहे हैं तो इट मीन्स कि जो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स या कोई एरर्स की आइडेंटिफिकेशन हो रही है तो ऐसे में बाकी पॉपुलेशन की स्टडी करना फिर यूज़फुल नहीं होगा. तो ऐसे में एक तरह से पायलट टेस्टिंग का काम देता है कि प्री टेस्टिंग है कि अगर जो रिजल्ट्स सैम्पल्स पर प्रूव हो रहे हैं तो नेचुरली वो रिजल्ट्स जो है पॉपुलेशन पर भी प्रूव होंगे. तो ऐसे में एरर्स को आइडेंटिफाई करना सैम्पल मेथड के थ्रू इजीली पॉसिबल है. लार्ज इन्वेस्टिगेशंस इसके लिए पॉसिबल है. लार्ज इन्वेस्टिगेशंस कैसे कि अगर डाटा लार्ज स्केल का है तो ऐसे में अगर हम सेंसस मेथड अप्लाई करते हैं तो सेंसस मेथड जो है वो मोर टाइम कंज्यूमिंग, मोर कॉस्टली, मोर वहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी. तो ऐसे में लार्ज इन्वेस्टिगेशन का टाइम, कॉस्ट, एफर्ट्स सब कुछ वहाँ पर एक्सेस लग सकता है. तो ऐसे में जो सैम्पलिंग मेथड है वो लार्ज इन्वेस्टिगेशंस के लिए मोर सुटेबल रहता है. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहती है. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब है कि जो डाटा अगर थोड़े सैम्पल्स में से, फ्यू आइटम्स में से कलेक्ट किया जाता है, डाटा को कलेक्ट करना, उसको क्लासीफाई करना, उसे एनालाइज करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना
ईजी होगा। लार्ज स्केल को डाटा को कलेक्ट करना, उसको फर्दर एनालिसिस, उसका इंटरप्रिटेशन करने में कहीं ना कहीं उसको हैंडलिंग जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसी कोई इनकन्वीनियंस जो है वो सेंसस मेथड में पॉसिबल है, लेकिन सैम्पल मेथड में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहती है। नेक्स्ट जो लास्ट इसकी मेरिट है दैट इज़ मोर साइंटिफिक। ये मेथड जो है मोर साइंटिफिक मेथड माना जाता है। साइंटिफिक का मीनिंग क्या होता है? साइंस नॉर्मल हम किसको बोलते हैं? जहाँ पर कुछ हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कुछ रूल्स यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, वो टर्म क्या होती है? साइंस मानी जाती है। तो सैम्पल मेथड के आगे जाकर हम इस चैप्टर में वेरियस मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि सैम्पल अगर मेथड अप्लाई करना है तो हम कौन से सैम्पल्स चूज़ करते हैं, उनका क्या प्रपोर्शन होना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ बेसिक रूल्स अप्लाई होते हैं। तो रूल्स अप्लाई होने की वजह से जो सैम्पलिंग मेथड है ये एक साइंटिफिक मेथड जो है प्रूव होता है। तो ये इसकी कुछ मेरिट्स थी कि इकोनॉमिकल है, लेस कॉस्ट इसमें यूज़ होती है, टाइम सेव होता है, एरर्स को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है, लार्ज इन्वेस्टिगेशंस के लिए ये नॉर्मल इजी रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है कि इसको डाटा को हैंडल करना, उसको फर्दर एनालाइज करने में इजी रहता है, और यहाँ पे क्योंकि साइंस के कुछ रूल्स यूज़ होते हैं इसलिए इसको हम साइंटिफिक मेथड कॉल करते हैं। लेकिन सैम्पल मेथड की इतनी मेरिट्स होने के बावजूद भी इसकी कुछ डी मेरिट्स भी हैं। अब इसकी डी मेरिट्स क्या क्या हैं? नंबर 1 इज़ पार्शल। ये जो मेथड है इसको हम पार्शल मेथड कॉल करते हैं। पार्शल किस वे में? कि पार्शल का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पर जो पार्शैलिटी होने का चांस रहता है, बाइजनेस होने का चांस रहता है, उसको हम पार्शल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो सैम्पल्स चूज़ किए वो सैम्पल्स चूज़ करते टाइम इन्वेस्टिगेटर ने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली या वो उसको लगता है कि अपने नोन कुछ पर्सन्स के सैम्पल चूज़ कर लिए जाएं, तो ऐसे में जो रिजल्ट्स फाइंड आउट होंगे, जो रिजल्ट्स ड्रॉ होंगे, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बाइजनेस या फिर पार्शैलिटी रहेगी। रॉन्ग कंक्लूजन्स, नेचुरली अगर रॉन्ग सैम्पल चूज़ किए हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी रॉन्ग प्रूव होंगे। डिफ़िकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ सैम्पल, जो उसकी मेजर जो डीमेरिट है कि कौन से सैम्पल्स चूज़ करने चाहिए, ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल टोटल जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो 100 पर्सन्स का है, लेकिन 100 पर्सन्स में से हमने डिसाइड किया कि 10 सैम्पल्स चूज़ करने हैं, तो वो 10 पर्सन्स उन 100 पीपल में से कौन कौन से होंगे इसको डिसाइड करना एक डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता है। नेक्स्ट इसमें है डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैम्पल। फ्रेमिंग अ सैम्पल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि 100 पर्सन्स में से सपोज 10 पर्सन्स को चूज़ करना है, लेकिन 10 तो मैंने एक इमेजिनेशन किया, क्या ये 10 पर्सन्स जो इमेजिन किया ये कन्वीनियंट रहेगा, इजी रहेगा, सही रहेगा। तो ये जो सैम्पल को फ्रेम करने का मतलब कि कितने सैम्पल्स चूज़ होने चाहिए, ये हर पर्सन टू पर्सन जो एक डिफरेंट ओपिनियन होगी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी जो है वो सैम्पल को फ्रेम करने में आ सकती है। लास्ट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि जो सैम्पलिंग मेथड जिसको यूज़ करना है उस पर्सन के पास कहीं ना कहीं उस सैम्पलिंग टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसको डाटा गैदर करने की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तो उस पर्सन के पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई पर्सन लेस एक्सपीरियंस्ड है या फिर जिस पर्सन के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे में अगर वो सैम्पलिंग मेथड चूज़ करता है तो वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो प्रॉपर नहीं माना जाएगा। तो ये इसकी कुछ मेजर डीमेरिट्स थी। लास्ट जो टॉपिक है इस आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का, दैट इज़ एसेंशियल्स ऑफ सैम्पल, कि सैम्पल में बेसिक ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि सैम्पलिंग मेथड जो है वो एक अच्छा मेथड प्रूव हो सके। तो फर्स्ट जो इसमें एसेंशियल्स ऑफ सैम्पल में नंबर 1 इज़ रिप्रेजेंटेटिव। सैम्पल जो है वो ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब वो ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंट का मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स सैम्पल में हैं वो इट मीन्स वो ओवरऑल पॉपुलेशन में वो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट। सैम्पल जो चूज़ किया वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है सपोज जो भी आइटम चूज़ की उसके चूज़ होने का इफ़ेक्ट दूसरी आइटम्स के ऊपर नहीं रहना चाहिए, यानी कि जो सैम्पल चूज़ किया है वो लेस बाइज्ड होना चाहिए, अनबाइज्ड होना चाहिए, और उसके चूज़ होने के इफ़ेक्ट का पॉपुलेशन की बाकी आइटम्स के ऊपर उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ होमोजीनिटी। जो सैम्पल्स चूज़ किए जा रहे हैं वो होमोजीनियस नेचर के होने चाहिए। होमोजीनियस मीन्स एक जैसे नेचर के होने चाहिए।
सपोज हम कुछ सैम्पल्स में तो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दूसरे सैम्पल्स जो चूज़ करें उसमें अगर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो नेचुरली वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट फिर नहीं करेंगे। लास्ट इज एडिक्वेसी। एडिक्वेसी का मतलब जो सैम्पल की जितनी आइटम का नंबर चूज़ किया गया है वो एडिक्वेट होना चाहिए। एडिक्वेट का मतलब ना तो बहुत कम होना चाहिए ना ही वो ज़्यादा होना चाहिए, सैम्पल का नंबर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि उसमें मेजर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हों, वो उसको रिप्रेजेंट भी करे और उससे पॉपुलेशन की जो कंप्लीट स्टडी है उसको डिपिक्ट करना पॉसिबल हो। तो इसको जस्ट रैप अप करते हैं आज के टॉपिक को कि आज हमने सेंसर्स एंड सैम्पल मेथड में जस्ट सैम्पल मेथड किया, सैम्पल मेथड का मीनिंग, इसकी कुछ मेरिट्स हमने इसको रीड आउट की, नेक्स्ट डीमेरिट्स एंड लास्ट इज एसेंशियल्स ऑफ सैम्पल कि सैम्पल में कौन कौन सी एसेंशियल आइटम्स होनी चाहिए। कल का जो टॉपिक होगा हम इसमें सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स करेंगे, तो तब तक इसको आप रीड आउट करना। कल एक न्यू वीडियो के साथ हम मिलते हैं। टिल देन ओके, थैंक यू, बाय बाय।